हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है यूक्रेन पर परमाणु युद्ध की धमकी स्वीकार नहीं, क्वाड। यानी कि आपको पता होगा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्वाड जो संगठन है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक अहम मीटिंग करेगा और इसमें चीन को करारा जवाब दिए जाने की पूरी संभावना एस जयशंकर द्वारा जताई गई थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जब क्वाड देश यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई तो उन्होंने चीन और रूस को उनके आक्रामक व्यवहार को अपनाने के लिए एक कड़ा संदेश भी दिया। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने जो बैठक हुई उसमें संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हुए ये बोला कि यूक्रेन संकट का संयुक्त राष्ट्र ही समाधान निकाल सकता है और तत्काल इसका न्याय संगत व स्थायी समाधान होना भी चाहिए। रूस का हालांकि नाम तो क्वाड देशों ने नहीं लिया, परंतु जो परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है उसको अस्वीकार किया गया। और रूस की तरफ से हाल के महीनों में कई बार परोक्ष तौर पर ये जो बोला गया कि हम परमाणु हमला कर देंगे, यूक्रेन को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो परमाणु हमले को नहीं झेल पाएगा, यानी कई ऐसी बातें बोली गई, तो उसका भी यहाँ पर खंडन किया गया और पुरजोर तौर पर विरोध किया गया। और भी एक बात इसमें बोली गई कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो पूरी तरीके से सभी देशों के लिए खुला हुआ है। वहाँ पर किसी भी अमुख देश का यानी कि चीन का नाम नहीं लिया गया कि वहाँ पर किसी एक देश का दबदबा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चीन वहाँ पर अक्सर प्रतिबंध लगाता दिखता है या फिर अपने जो लड़ाकू नौसेना के विमान हैं या फिर जो पोत हैं वो वहाँ पर भेजता है, दूसरे देशों को की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता है। तो इन सब बातों को देखते हुए इस क्षेत्र में सकारात्मक एजेंडा लेकर आगे बात बढ़नी चाहिए, ऐसा क्वाड देशों द्वारा बोला गया। इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी होगा ताकि सभी देशों की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और भौगोलिक अखंडता में किसी प्रकार का कोई अवरोध या फिर चेंजमेंट ना हो। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई हिस्सों में दूसरे देशों के प्रति आक्रामक व्यवहार अपनाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से इनकार भी उसने किया है। क्वाड की यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई और इसमें हिस्सा लेने के लिए जापान के विदेश मंत्री स्पेशली आए हुए थे। जो जापान के विदेश मंत्री हैं योशिमासा हयाशी, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आए थे और क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वापस अपने देश चले गए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी योंग भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। हालांकि ये दोनों ही G20 का जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो जापान के विदेश मंत्री थे योशिमासा हयाशी, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड संगठन का जो मीटिंग थी उसको अटेंड करने के लिए आए थे। समुद्री सुरक्षा पर कार्यदल का गठन भी किया जाएगा, ऐसा इस बैठक में निर्णय हुआ है। और जो क्वाड के विदेश मंत्री हैं इससे इनकार नहीं करते हैं कि यह संगठन सुरक्षा से जुड़े विषयों को तवज्जो देता है, लेकिन शुक्रवार को संयुक्त बयान में कहा गया कि समुद्री सुरक्षा को प्रगाढ़ करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाना अब इस समय की आवश्यकता महसूस हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। टॉपिक था 21वीं सदी में सुनकर सीखना। इस टॉपिक पर इन्हें स्पीच देनी थी जिस पर उन्होंने बोला कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जो पेगासस ऐप है उसके जरिए कई नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की जासूसी की जा रही है, जिनमें से एक मैं भी हूं। उन्होंने ये शब्द बोला। उन्होंने बोला कि मीडिया पूरी तरीके से एक तरफा कवरेज दिखाता है, एक तरफा बातें बोलता है, लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, एक कहीं की भी सरकार को गिराने का इसमें दावा किया जाता है। तो कई ऐसी चीज़ों को यहाँ पर राहुल गांधी ने कोट किया, जिससे जो विपक्षी है यानी जो सत्ता पक्ष है हमारा भाजपा, वो ये मानता है कि उन्होंने देश की छवि को नुकसान पहुँचाया है। इजरायली जासूसी जो सॉफ्टवेयर बड़ी संख्या में राजनेताओं के फ़ोन में इंस्टॉल किए गए थे, यानी पेगासस ऐप की बात हो रही है। इन नेताओं में वह खुद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुप्तचर अधिकारियों ने फ़ोन किया था, जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करते समय सतर्क रहने को कहा था। हम इस तरह के दबाव का लगातार सामना करते रहते हैं। कांग्रेस नेता ने
भारतीय लोकतंत्र पर कथित हमले में 5 प्रमुख पहलू बताए। मीडिया, न्यायपालिका पर कब्जा व नियंत्रण, जासूसी और धमकी, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जबरदस्ती, अल्पसंख्यकों, दलितों व आदिवासियों पर हमले और असहमति का दमन। ये ऐसी बातें उन्होंने बताई जिसकी वजह से लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मेघालय में कोनराड संगमा ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। अब देखिए, जो एनपीपी है यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा ने शुक्रवार को राज्यपाल जो है मेघालय के फागू चौहान उनसे भेंट की और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। संगमा ने कहा कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, भाजपा पहले ही समर्थन दे चुकी है, कुछ अन्य विधायकों से भी बात चल रही है जो हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया और उन्होंने उस पर लिखा कि विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए मैं कोनराड संगमा को बधाई देना चाहता हूं। मेरे मित्र पीए संगमा आज बहुत गौरवान्वित होते। मेघालय के विकास के लिए कोनराड संगमा के साथ मिलकर काम करने के लिए मैं उत्साहित हूं। तो जाहिर सी बात है यही मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जिसमें यहाँ पर एक पिक दिखाई गई है। न्यूज़ में कुछ नहीं है खास, लेकिन आप जान लीजिए कि कश्मीर में पहली बार बलिदान हुए हैं उनको लेकर कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये पिक है, आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैप्टन मोदी के साथ करनी पड़ती है लंबी नेट प्रैक्टिस। देखिए, जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना क्रिकेट टीम के कप्तान से की। उन्होंने कहा कि कप्तान मोदी के साथ लंबी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और देर रात तक कब तक चलेगी इसकी कोई संभावना नहीं होती है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की उपस्थिति में रायसीना डायलॉग के संवाद सत्र में जयशंकर ने बोला कि कप्तान मोदी ने अपने सहयोगियों को एक निश्चित छूट भी दी है और किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए उन पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई विशेष गेंदबाज है जिस पर आपको भरोसा है या आपने प्रदर्शन करते हुए देखा है तो आप उसे सही समय पर गेंद देंगे। आप उस विशेष स्थिति से निपटने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। इस लिहाज से कप्तान मोदी अपने गेंदबाजों को कुछ हद तक आज़ादी देते हैं। अगर वह आपको मौका देते हैं तो वह आपसे उस विकेट को लेने की उम्मीद भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में पहली हम हेडिंग ले रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बोला कि भारत जो देश है वो पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा लीक से हटकर सोचना होगा और दीर्घकालीन योजना बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन वैसे भी हमारे देश के लिए कोई नया शब्द नहीं है, हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। देश में इसका दायरा बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहाँ यात्राएं होती रही हैं जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है। यह भी तब होता था जब हमारे पास संसाधन नहीं होते थे। हालांकि उन्होंने यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद भी ऐसे स्थलों के विकास और समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं देने को लेकर अफसोस जताया और कहा कि पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आज़ादी के बाद भी दशकों तक इन स्थानों का राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया है। फिलहाल अब इन स्थितियों को बदलने की तेजी से कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को बढ़ावा देने को लेकर बजट बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है और उनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण इसका एक उदाहरण है। पुनर्निर्माण से पहले यहाँ दर्शन को हर साल करीब 70 से 80 लाख लोग ही आते थे, लेकिन अब यह संख्या 7 करोड़ को पार कर चुकी है। इसी तरह केदार घाटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे उदाहरण हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। यदि विभिन्न स्थलों में जन सुविधा बढ़ा दी जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने बोला कि हमें 50 पर्यटन स्थल ऐसे विकसित किए जाने चाहिए
जहाँ पर हर कोई जाना चाहे। जैसे ताजमहल है, आप देखते हैं ताजमहल में हम आप कभी ना कभी गए होंगे या फिर जाने की उम्मीद रखते हैं, मन करता है, वैसे विदेशों से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसा डेवलप किया जाए, ऐसा पर्यटन स्थल बनाया जाए जिसमें लोग जाने की इच्छा जताएं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन का पैंतरा, सीमा विवाद अलग, द्विपक्षीय रिश्ते अलग। अब देखिए, चीन के जो विदेश मंत्री हैं छिन कांग, वो दिसंबर 2022 में चीन के विदेश मंत्री बने थे। उसके बाद उनकी ये पहली यात्रा है भारत के लिए, और उन्होंने बोला कि सीमा विवाद सामान्य नहीं है और इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ चीन ने कहा कि दोनों देशों को सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन असर द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। यह बात चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी वक्तव्य में कही गई है। साफ है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर उपजे हालात पर दोनों देशों की सोच काफ़ी अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक LAC पर पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होगी, चीन से द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। वहीं पर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए छिन कांग नई दिल्ली में थे और ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। मुलाकात 45 मिनट तक चली और इसमें मुख्य तौर पर सीमा विवाद को लेकर ही बातचीत हुई है। चीन की सेना ने मई 2020 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर स्थित LAC में घुसपैठ की थी और अभी तक उसने पूरी तरह से वापसी नहीं की है। दोनों देशों के बीच लगातार कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है। चीन की तरफ से बताया गया है कि कांग ने जयशंकर को कहा कि दोनों देशों को अपने प्रमुख नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर विवादों को सुलझाने के लिए वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में अमेरिका व रूस के बीच खिंची तलवारें। देखिए, जो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है उसमें रूस और अमेरिका के बीच तनातनी और बढ़ गई और ये चरम पर पहुंच गई। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन ने एक दूसरे के देशों व उसकी रणनीतिक के खिलाफ हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लावरोव ने अपने हमले में G20 को भी घेरे में लिया और पूछा कि पहले जब इराक, लीबिया या अफगानिस्तान पर हमले हुए थे तब G20 संगठन में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को दंडित करना भविष्य में उन सभी देशों के लिए सबक होगा जो दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से तल्खी बढ़ी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि युद्ध में रूस को हराया जाना चाहिए, यह शर्मनाक है। इसी सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को चलाने की व्यवस्था में समक्ष चुनौती पेश की है। यही वजह है कि यूरोप के बाहर के देश भी यूक्रेन को मदद कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका भविष्य में क्या असर होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जिसमें राजनाथ ने इजरायली रक्षा मंत्री के साथ परियोजनाओं पर चर्चा की है। देखिए, रक्षा मंत्री जो हैं हमारे राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने इजरायली समकक्ष मेजर जनरल योआव ग्लांट के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सैन्य हार्डवेयर के साझे विकास से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। इजरायल के रक्षा मंत्री बनने के बाद योआव और राजनाथ के बीच यह पहली मुलाकात है। इस पेज पर एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं कि IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की DG नियुक्त की गई हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। वह अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगी। गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने फरवरी में शुक्ला को DG के पद पर पदोन्नति देने की मंजूरी दी थी। रश्मि शुक्ला फोन टेप मामले में आरोपी रह चुकी हैं। उन पर शिवसेना नेता संजय राउत और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि NPC नेता एकनाथ शिंदे का फोन टेप करने का आरोप लगा था। इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि एकनाथ शिंदे सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 12 वर्ष के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र का PMI।
देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत सर्विस सेक्टर में जबरदस्त मांग निकल रही है। S&P ग्लोबल के मुताबिक गत फरवरी महीने में भारत का सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI 59.4 के स्तर पर पहुंच गया था। देखिए, जब ये 50 से ऊपर होता है तब इसे बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है, जो पिछले 12 साल में सबसे अधिक है। पिछले 19 महीनों में सर्विस PMI 50 से अधिक पर चल रहा है। 50 से अधिक PMI को सकारात्मक बढ़ोतरी के रूप में माना जाता है। 50 से कम PMI को गिरावट के रूप में देखा जाता है। इस साल जनवरी में सर्विस PMI 57.2 था। सर्विस सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही की विकास दर को मजबूती मिलेगी। तीसरी तिमाही में GDP विकास दर 4.4% दर्ज की गई, जबकि चालू वित्त वर्ष की जो दूसरी तिमाही है उसकी विकास दर 6.3% दर्ज की गई थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उसके जो आंकड़े हैं, यानी कि उसका आप डेटा कैसे तैयार करते हैं, रैंकिंग कैसे तैयार करते हैं, उसको ही PMI बोला जाता है। चलिए, इसमें एक और न्यूज़ है कि जो PLI से अगले 2 वर्षों में बढ़ेगा रोजगार। PLI क्या होता है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका फुल फॉर्म होता है। और जब भारत के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जब उसमें फंड भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है तो उसे ही बोला जाता है PLI। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से अगले 2 साल में नए रोजगार में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। टिमलिज की रिपोर्ट के मुताबिक PLI से जुड़े 60% नियोक्ता अगले 2 साल में नए लोगों की नौकरी में रखने के पक्ष में है। 14 प्रमुख सेक्टर औद्योगिक सेक्टर को अगले 5 साल में सरकार PLI के तौर पर 1.97 लाख करोड़ रुपए देगी। इस PLI से 60 लाख नौकरियां निकलने की सरकारी अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2020 में PLI स्कीम की शुरुआत की गई थी। इससे जुड़े अधिकतर सेक्टर में अगले 2 साल में उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई गई है। चलिए, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि बाखमुट संकट में अमेरिका ने नई मदद के दिए संकेत। देखिए, पूर्वी यूक्रेन पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाखमुट शहर घिर गया है, लेकिन एक रास्ते से उसका बाकी यूक्रेन से संपर्क रह गया है। इस रास्ते पर कब्जा कर बाखमुट को पूरी तरह से घेरने की कोशिश जारी है। यह बात यूक्रेन में रूसी सेना के प्रमुख के साथ मिलकर लड़ रहे वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कही है। बाखमुट पर कब्जा करने और उसे बचाने के लिए करीब 7 महीने से लड़ाई चल रही है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ की सैन्य सहायता की घोषणा करने के संकेत दिए हैं। इस सहायता में अमेरिका अत्याधुनिक बख्तरबंद सैन्य वाहन दे सकता है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को करीब $32 अरब की सैन्य सहायता दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में अमेरिकी राजदूत नहीं होना शर्मिंदगी की बात। डेमोक्रेटिक सांसद मार्क वार्नर ने गुरुवार को कहा कि भारत में 2 वर्ष से अमेरिकी राजदूत न होना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि भारत के साथ बेहतर संबंध हैं, लेकिन अब तक राजदूत तैनात करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अगर एरिक गॉर्सेटी जरूरी वोट पाने में सक्षम नहीं है तो उनकी तरह योग्य किसी अन्य को नामांकित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से भी इस महत्वपूर्ण समय में किसी राजदूत के न होने का मुद्दा उठाया गया है। तो ये आज का यानी 4 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।